नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सर लक्ष्य 24 में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम लोग सामान्य अध्ययन की श्रृंखला शुरू करेंगे। और सामान्य अध्ययन मतलब जीएस, और जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज़, और इसमें कई सारे विषय होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग भूगोल यानी जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। जियोग्राफी ही पहले क्यों? प्यारे विद्यार्थियों, जियोग्राफी इसलिए पहले क्योंकि अगर आपको जीएस में अन्य विषयों को समझना है तो जियोग्राफी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम जियोग्राफी को समझ लेते हैं तो अन्य विषयों को समझना बहुत ही आसान काम हो जाता है। जैसे कि अभी आप समझिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश की हर एक स्थिति से आप वाकिफ़ हैं। कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, कहाँ मैदानी क्षेत्र है, कहाँ कृषि का क्षेत्र विकसित है, कहाँ कैसे उद्योग हैं। अगर ये चीज़ आप जानते हैं तो उससे रिलेट अन्य विषयों को आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। और हमारा देश किस देश से क्या चीज़ इंपोर्ट करता है, क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है, इसको अगर समझना है तो विश्व के देशों के बारे में भी अगर हम जानते हैं तो उससे रिलेट अन्य विषयों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। इसलिए जीएस के अन्य विषयों को समझने के लिए जियोग्राफी का समझ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग जियोग्राफी का पहले अध्ययन करेंगे। अब जियोग्राफी को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी मैं आपको जीएस में 0 लेवल से उठा करके शिखर तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, और इसमें आप हमारा सहयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा रखते हैं। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में 2 पार्ट आपको पढ़ने होंगे, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। ऐसे भूगोल काफ़ी लंबा विषय है, लेकिन अगर हम एक बार विश्व के भूगोल को समझ लेते हैं तो उसके बाद भारत का भूगोल समझना काफ़ी आसान होगा, या भारत के भूगोल को समझ लेंगे तो विश्व का भूगोल समझना आसान होगा। सबसे पहले हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, इसके बाद जो है भारत का भूगोल पढ़ेंगे। अब विश्व के भूगोल को पढ़ने से पहले भूगोल को समझ लेते हैं कि भूगोल कहते किसे हैं। बहुत ही सामान्य सी बात है। भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल है। पृथ्वी जो गोल है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। भूगोल। अब हम लोग अंग्रेजी में भी बात को समझ लेते हैं। जियोग्राफी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। ग्राफी शब्द जिस भी चीज़ के साथ जुड़ता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना या वर्णन करना या व्याख्या करना। तो जियोग्राफी, जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। ये तो रही परंपरागत बात, जो कि हम पिछले कक्षाओं में भी पढ़े होंगे या जानते हैं। परीक्षाओं में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि जियोग्राफी या भूगोल के जनक कौन हैं? तो भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को जाना जाता है। हिकेटियस शुरुआती दौर के एक बड़े ही भूगोलवेत्ता, विद्वान भूगोलवेत्ता थे, और इन्होंने एक किताब लिखा जेस पीरियोडस। इस किताब में इन्होंने जियोग्राफी से संबंधित तमाम बातों को उजागर किया और जियोग्राफी का एक समझ विकसित किया। इसलिए अगर हमको कहना हो कि जियोग्राफी या भूगोल के जनक कौन हैं तो हैं हिकेटियस, और इनकी प्रसिद्ध बुक है जेस पीरियोडस, या प्रसिद्ध ग्रंथ भी कह सकते हैं, बुक भी कह सकते हैं, रचना भी कह सकते हैं। अब इसके बाद ये बात समझ में आपको आनी चाहिए कि भूगोल के जनक के रूप में तो इनको जानते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था कि भूगोल एक अलग विषय हुआ करता था। ऐसा नहीं था। पहले भूगोल जो है, भूगोल से रिलेट जितनी भी बातें हैं उनको हम अन्य विषयों में पढ़ लेते थे। अलग से कोई भूगोल का विषय नहीं हुआ करता था। भूगोल एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में नहीं हुआ करता था। तो 19वीं शताब्दी में भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित करने का काम जो है इरेटोस्थनीज ने किया, और भूगोल उन्होंने उनके प्रयास से भूगोल एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में जाना जाने लगा। नहीं तो इसके पहले भूगोल केवल अलग अलग विषयों में उसके पार्ट को पढ़ लिया जाता था, अलग से ये कोई जो है विषय नहीं हुआ करता था। तो एक प्रश्न अक्सर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसने विकसित किया?
तो ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इरेटोस्थनीज ने उसको विकसित किया था। उनके प्रयास से जो है कि भूगोल एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित हुआ था। अब इसका नाम जियोग्राफी ही इस विषय का नाम जियोग्राफी क्यों पड़ा? क्योंकि इरेटोस्थनीज ने इसको एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित किया, एक अलग विषय के रूप में इसको निर्धारित किया, और इन्होंने ही सबसे पहले एक शब्द का उपयोग किया था जियोग्राफी का, और इसीलिए इस विषय का नाम जियोग्राफी पड़ा। और जियोग्राफी का शब्द का अगर पूछे कि सबसे पहली बार किसने जो है प्रयोग किया, तो किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए, इरेटोस्थनीज का नाम इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि विषुवत रेखा की लंबाई नापने का अगर किसी ने सबसे पहले प्रयास किया तो थे इरेटोस्थनीज। नाम आपको याद रखना है, इरेटोस्थनीज। और एक चीज़ के लिए इनका नाम और याद रखा जाता है कि भूभौतिकी के जनक के रूप में भी इरेटोस्थनीज को जाना जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भूभौतिकी के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज हैं। जियोग्राफिका शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। विषुवत रेखा की लंबाई जानने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। यह सब 19वीं शताब्दी की बात है। इस समय तक आते आते भूगोल एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में विकसित हो गया था। अब इसके बाद आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि भूगोल में और किन किन लोगों का योगदान रहा। तो भूगोल में देखिए कई सारे लोगों का योगदान रहा। ऐसा नहीं है कि भूगोल केवल 2, 4, 6 लोगों का योगदान ही रहा उसमें, लेकिन मुख्य रूप से जिनका योगदान रहा और जिनकी किताबें अभी संरक्षित हैं और जिनके बारे में हम लोग जान पाते हैं, और उसके बारे में जानना हमको जरूरी, क्योंकि परीक्षाओं में उनके किताब या उनके नाम भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए, किताब उल हिंद, इसको हिंदी में कहते हैं भारत का भूगोल। इस किताब को लिखने वाले थे अल-बरूनी। अल-बरूनी का नाम आप लोग इतिहास में अक्सर देखेंगे। तो अल-बरूनी, ये कभी कभी आपसे पूछता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो अल-बरूनी की रचना है। और एक अक्सर आपके परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि हिस्टोरिया नेचुरलिया ये किसकी रचना है? ये प्लिनी की रचना है। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे और प्लिनी, और इन्होंने भी भूगोल के विकास में काफ़ी योगदान दिया इस किताब के माध्यम से, और जो है इनको भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का मतलब ये है कि जो आधुनिक समय में आप भूगोल पढ़ रहे हैं, आधुनिक समय में पहले भूगोल केवल ज़मीन पर पहाड़, नदी, झरने, इन सब बारे में पढ़ते थे। अभी आधुनिक भूगोल में हम लोग कॉस्मोलॉजी, जैसे ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों बना, ब्रह्मांड में और चीज़ें क्यों हैं, हाँ, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये आधुनिक भूगोल है। तो आधुनिक भूगोल का जनक हम किसे कह सकते हैं? देखिए, आधुनिक भूगोल का जनक हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है जर्मनी के एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, और उन्होंने एक किताब लिखा था कास्मस। इस किताब में, कास्मस किताब में, इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में अपनी राय रखी थी, और इसी कास्मस शब्द से ही आगे चलकर एक शब्द बनता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करने का जो विज्ञान है उसको कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में भी कभी कभी पूछता है कि कॉस्मोलॉजी किससे संबंधित है। तो कॉस्मस किताब लिखा था, यानी उस समय भी दूरदृष्टि रखते थे, आधुनिक समय की दृष्टि रखते थे, इसलिए इनको जो है आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। देखिए, एक खास बात इनके साथ और जुड़ा हुआ है कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट पनामा नहर बनाने का विचार सबसे पहले रखा था। पनामा नहर आप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को नक्शे में जाके देखिए, जहाँ पर दोनों जुड़े होंगे एक पतली लाइन से, वहीं पर समुद्र दोनों तरफ से है, लेकिन बीच में ज़मीन है, और उसको पूरा खोद करके एक नहर बनाया गया जिसको पनामा नहर कहते हैं। तो पनामा नहर बनाने का विचारधारा सबसे पहले अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने रखा था, और इसीलिए इन सब बातों को लेते हुए इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाने लगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आधुनिक भूगोल का जनक
अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कास्मस किताब लिखा था, पनामा नहर बनाने का विचारधारा सबसे पहले रखा था। पनामा नहर बन जाने के बाद जो है व्यापार के लिए काफ़ी आसानी हो गया, एक देश से दूसरे देश के जाने के लिए पहले पूरा घूम करके ऐसे जाना पड़ता था, अभी सीधे चले जाते हैं। चलिए, इन नामों को याद रखने के साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखना है। अक्सर आपको एक शब्द परेशान करता है, यूनान। देखिए, प्राचीन समय में जितनी खोजें हुई उनको अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं यूनान का नाम आपको मिल जाएगा। देखिए, यूनान अभी आप प्रेजेंट टाइम में यूनान को नक्शे में देखेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। अब आप कहेंगे सर यूनान नहीं नक्शे में मिल रहा है, कहाँ है कहाँ है? नहीं, यूनान एक्चुअल में वो पुराना नाम है। यूनान का इस समय जो नाम है वो ग्रीस है, उसकी राजधानी एथेंस है। तो अगर आप नक्शे में ग्रीस को देखेंगे तो वही जो आधुनिक समय में ग्रीस है, पुराने समय में उसी का नाम क्या हुआ करता था? यूनान। जैसे कि आपको एक शब्द और परेशान करता है कभी कभी, रोम। तो रोम अभी खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको नक्शे में देखिए, इटली। इटली को ही क्या कहा जाता था? रोम कहा जाता था। तो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आप खोजने लगेंगे नक्शे में तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर रोम की बात कर रहा है यानी कि आधुनिक समय के जो इटली है उसकी बात हो रही है, अगर मैं यूनान की बात कर रहा हूँ तो आधुनिक समय में जो ग्रीस है उसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यूनान के ही एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे होमर, और होमर ने किताब लिखा था ओडियस व इलियड, ओडिसी व इलियड। ये ओडिसी और इलियड जो रचना है वो होमर का है। ये भी आपको परीक्षा में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि भूगोल का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है। तो भूगोल के विकास को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना है कि मनुष्य और पर्यावरण, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उसका मनुष्य के साथ गहरा संबंध है। क्योंकि पर्यावरण है तो मनुष्य है, और मनुष्य अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। तो जब मनुष्य विकास करने लगा, विकास के दौर में पहुंचा, तो उसको पर्यावरण और अपने बीच का जो संबंध था उसको साथ लेकर चलना था। तो मनुष्य ने क्या किया कि पर्यावरण और अपने संबंध को दो रास्तों से ले गया सामने। पहला रास्ता, कुछ मनुष्य ये मानते थे कि हम पर्यावरण को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, अपने हिसाब से पर्यावरण का हम उपभोग कर सकते हैं, और पूरी संभावना है कि हम पर्यावरण को अपने हिसाब से ढाल लेंगे। ऐसा उनका पहला विचार था। तो ये विचारधारा रखने वालों को हम लोग संभावनावाद के नाम से जानते हैं। और डी ला ब्लास इसके जो है कि प्रणेता हैं, यानी इस विचारधारा को रखने वाले हैं। डी ला ब्लास का पूरा नाम है विडॉल डी ला ब्लास, यहाँ पर मैंने थोड़ा में ही लिखा है। अब यानी कि संभावनावाद में आपने समझा कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और इसका उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकता है। यानी कि मनुष्य पूरी तरह से पर्यावरण पर अपना नियंत्रण रख सकता है और उसको अपने हिसाब से ढाल सकता है। लेकिन वहीं पर एक दूसरी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, जिसको हम नियतिवाद के नाम से जानते हैं। इसको मानने वाले हम्बोल्ट व रिटर थे। इसमें यह कहा गया कि मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण निर्धारित करता है। मनुष्य के जितने भी काम हैं उसको पर्यावरण निर्धारित करता है, यानी कि मनुष्य पर्यावरण से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य पर्यावरण को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, इस विचारधारा को मानने वालों का यही मत था। तो दोनों मतों में अगर देखा जाए तो दोनों मतों के बीच का एक रास्ता निकाला गया, क्योंकि आदमी न तो पूरे पर्यावरण को कंट्रोल कर सकता है और न ही पर्यावरण पूरी तरह से आदमी को कंट्रोल कर सकती। तो एक नया विचारधारा निकल के आया उस समय, और वह विचारधारा है नवनिश्चयवाद, जिसको दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। ये नाम आपको याद रखना है, परीक्षा में बड़ी इंपॉर्टेंट है। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर का दिया हुआ ये विचारधारा है। इसको हम लोग रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। रुको और जाओ सिद्धांत इसलिए
क्योंकि इसमें ये कहा गया कि जो पर्यावरण है वह मनुष्य पर समय समय पर अपना जो नियंत्रण है वो निर्धारित करती रहती है। जैसे कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि कोई चौराहा है और उस चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस लगा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो भीड़ को नियंत्रण करता है, इधर से आने वालों को, उधर से आने वालों को, चारों तरफ से आने वालों को नियंत्रित करता है और वो नियंत्रण उस पर पूरा बरकरार रखता है। रुको और जाओ, रुको और जाओ, इस तरह का नियंत्रण वो रखता है। यानी कि समय समय पर प्रकृति अपने आप को क्या करती है, सामंजस्य बना लेती है। तो ये जो है, ये विचारधारा रखने वाले ग्रिफिथ टेलर थे। और इसीलिए आज जो है, अगर आप भूगोल को ध्यान से देखें तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उसको भूगोल विषय में क्या किया गया है, जोड़ लिया गया है। आज आप लोग देखते होंगे कि पर्यावरण में अगर किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है तो उसको हम लोग भूगोल विषय में पढ़ते हैं। जैसे अभी आप देखिए, वायुमंडल विज्ञान, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, तमाम तरह के विज्ञान आपको पढ़ने को मिलते हैं जो कि ज्योग्राफी के ही क्या हैं, पोर्शन हैं। तो इस तरह से एक ये विचारधारा आया नवनिश्चयवाद। इसमें आदमी जो है पर्यावरण को साथ लेकर के चल रहा है और इसमें किसी के वर्चस्व को दिखाने का प्रयास अब नहीं किया जाता है। तो इस तरह से जो है भूगोल का धीरे धीरे मनुष्य के साथ जो विकास हुआ उसका ये जो है अपने ग्राफ देखा। अब बात करते हैं भूगोल की शाखाओं के बारे में। तो भूगोल की देखिए, मुख्य रूप से अगर शाखाओं की बात करें तो भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल को अगर हम कहें तो भौतिक भूगोल के जो जनक हैं पोलिडोनियस हैं। भौतिक भूगोल में क्या करना होता है ये समझिए। अगर हमको भौतिक भूगोल का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के होने का कारण इसमें समझा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पहाड़ है तो क्यों है, कोई नदी है तो क्यों है, कोई झील बन गया है तो उसके बनने का कारण क्या है। इसमें पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं उसके होने का कारण समझा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे ब्रह्मांड है तो उसके होने का कारण क्या है, हमारा पृथ्वी है तो उसके होने का कारण क्या है, सूर्य है तो उसके होने का कारण क्या है। यानी किसी भी चीज़ के होने का जब कारण समझा जाने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक भूगोल। और इसके बाद मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिए। मानव भूगोल, मानव भूगोल यानी कि मानव का भूगोल। इसको इस तरह से समझिए कि आप एक विश्व का नक्शा लीजिए, आपको उसमें कई सारे देश दिखने को मिलेंगे। भारत दिखेगा, पाकिस्तान दिखेगा, बांग्लादेश दिखेगा और अफगानिस्तान दिखेगा, तमाम देश, चाइना दिखेगा। तो भाई प्रकृति ने तो किसी का बॉर्डर लाइन निर्धारित किया नहीं है, लेकिन आदमी ने सब अपने अपने देशों का बॉर्डर लाइन क्या कर लिया है, निर्धारित कर लिया है। तो ये जो मनुष्य ने बॉर्डर लाइन निर्धारित कर लिया है ये मनुष्य का बनाया हुआ भूगोल है। तो ये मानव भूगोल हो गया। और प्राकृतिक भूगोल अलग चीज़ हो गई जिसमें कि कोई बॉर्डर लाइन नहीं होता है। तो मानव भूगोल के जनक के रूप में फ्रेडरिक रेडजेल को जाना जाता है। ये नाम आपको बहुत याद रखना है, ये काफ़ी काम की चीज़ है। मानव भूगोल के जनक या मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। इनकी एक किताब है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये आपको ध्यान में रखनी है कि फ्रेडरिक रेडजेल का एक किताब है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये किताब के बारे में कई बार आपसे पूछा जाता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है, तो ये फ्रेडरिक रेडजेल की रचना है। अगर हम बात करें मानव भूगोल के विकास में केवल इन्हीं का योगदान रहा, नहीं, मानव भूगोल के विकास में कई सारे लोगों का योगदान रहा, जिसमें कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंस नाम है कार्ल रिटर। ये हम्बोल्ट के समकालीन थे। हम्बोल्ट को अभी हमने पीछे पढ़ा कि आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है कार्ल रिटर हम्बोल्ट के जो है समकालीन ही थे और इन्होंने मानव जो है भूगोल के विकास में बड़ा योगदान दिया। और इनकी एक किताब है अर्णकुंडे, थोड़ा सा अटपटा किताब का नाम है अर्णकुंडे, अर्णकुंडे, ERDKUNDE, अर्णकुंडे। इस किताब के माध्यम से इन्होंने मानव भूगोल को समझाने का प्रयास किया और इनकी एक खास बात रही कि इन्होंने अपने भूगोल के
अध्ययन का जो विषय बनाया उसमें केंद्र में आदमी को रखा, मनुष्य को रखा, यानी केंद्र में मानव को रख करके इन्होंने भूगोल का जो है अध्ययन किया। इसलिए इनका काफ़ी नाम आता है। इस किताब का भी नाम कई बार आपसे पूछा जाता है। और आपसे सिविल परीक्षाओं में या वनडे एग्जाम में एक बात और पूछ लिया जाता है कि आराम कुर्सी वाला भूगोल वेत्ता किसे कहा जाता है, तो वो भी कार्ल रिटर को ही कहा जाता है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। एक जर्मन भूगोल वेत्ता थे वेबर, जिन्होंने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत यानी थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये जो सिद्धांत दिया था वेबर ने, इस सिद्धांत के बारे में अक्सर आपसे परीक्षा में पूछता है कि सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत यानी थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन किसने दिया, तो ये वेबर ने दिया था। यानी कि आदमी जहाँ पर रहता है, जहाँ आदमी का जिस तरह का रहन सहन होता है, जिस तरह का वहाँ का पर्यावरण होता है, जिस तरह का वहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसी तरह का वहाँ पर उद्योग लग जाता है। तो इसका जो सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम वेबर ने दिया था। तो इस तरह से आज हमने तमाम नामों को देखा और समझने का प्रयास किया कि शुरुआत में भूगोल जो है का विकास कैसे हुआ और भूगोल में किन किन लोगों का योगदान रहा। अब आने वाले समय में हम भूगोल के फंडामेंटल चीज़ों को देखेंगे और धीरे धीरे करके आगे भी इसको इसी तरह से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।